जनरल जी। साहब, अमरीकी सदर ने इतराफ़ कर लिया है कि वो नेतन्याहू पर गुस्से भी हुए थे। उन्होंने उसको ऑब्वियसली अंदर से ही खबर आती है, तभी वो पब्लिश भी हो गई थी, अब उसको एंडोर्स भी कर दिया है। लेकिन कितना इन्फ्लुएंस होगा अमरीकी सदर की नाराजगी का इजराइल के ऊपर? क्या इतना असर होगा कि वो लेबनान के साथ जंग को रोक पाए? देखिए, असर तो अमेरिका का तब इफेक्टिव हो कि वो अपना पॉलिसी कैप्चुलेशन करें अमेरिकन हम्म। ऑन देयर रिलेशनशिप विद इसराइल। नेतन्याहू हों, फॉर दैट मैटर ट्रंप हों, उनका उनकी डांट डपट, उनकी नाराजगी, हम तो देखेंगे कि उसका एंड रिजल्ट क्या आया। आया उसने इस नेगोशिएशंस को तरफ हम बढ़े हैं। नेतन्याहू ने तो नहीं टैंकर पे फायर किया ना, हम्म। अमेरिकन ने वहां पे एंगेज किया है, टैंकर, ऑयल टैंकर। अमेरिकन ने वहां पे ऑब्जेक्टिव्स किए हैं और उसी के रिस्पांस में एस्केलेशन हुई है। तो और ये जो स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं, फरिया, इनको इतना सीरियस ना लिया करे। हम्म। ये एक बहुत अच्छा ड्रामा हम बड़ा शुरू से देख रहे हैं। हमने जॉन मकेन की भी स्टैंडिंग कमेटीज में देखी, क्या फर्क पड़ा मुझे बताइए। इराक से कितने विड्रॉल, इसी तरह की स्टैंडिंग कमेटीज की हम चीजें देखा करते थे। अभी हम्म। स्टैंडिंग कमेटी अगर मार्क रूबियो को या इनकी पॉलिसीज को डंपस्टर करिए, दिस इज फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, हम्म। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इट इज टू एड्रेस द मिड टर्म इलेक्शन। इट इज नथिंग टू डू विद ईरान। ईरान के लिए वहां पे ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी फीलिंग्स या ह्यूमैनिटी की आ रही हैं। जिस सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने या सेनेट की कार्रवाइयों ने 90,000 फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं डिलीवर कर सकी, उस जंग को नहीं रुकवा सकी, वो तो इसराइल कर रहा है ना। वो तो हम्म। आपने जेनोसाइड नहीं किया, लेकिन बर्डन तो आपके ऊपर है। हम्म। पूरी दुनिया में नफरत, इजरायली एक्शन की नफरत किसके खिलाफ होती है? अमेरिका के खिलाफ होती है। वर्ल्ड में अगर एक नेगेटिव ओपिनियन बन गया हुआ है, एप्लीकेशन बेशक जूइश जायनिज्म की हो, हम्म। गुस्सा जो आता है वो अमेरिका पे आता है, जो इक्विप करता है, लॉजिस्टिक्स करता है, इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ पे जेनोसाइड्स होते रहे। तो दीज आर वो इमोशनल थिंग्स जिनका मुसलमानों ने नुकसान भी बहुत उठाया है। बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। रियलिटी ऑन ग्राउंड इज दैट देयर इज अ वॉर। रियलिटी ऑन ग्राउंड इज कि लेबनान में एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। रियलिटी ऑन ग्राउंड इज कि इसको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में जाना है। अब ये सबसे बड़ा हर्डल ही इस पूरी नेगोशिएशन में वो बदएतमादी है जो 47 साल से फैली है। और दोनों काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, दोनों साइड। मैं ये नहीं कहता कि इट इज प्योरली ऑल ड्यू टू अमेरिका। ईरान ने भी कुछ ऐसी चीजें की हैं जो इंट्रा रीजन के अंदर कंटेस्टेशन। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस वक्त पूरे जो ग्लोब के ऊपर प्रेशर बना हुआ है हम्म। और ओनली मीडिएटर पाकिस्तान बीच में खड़ा है, तो इन एफर्ट्स के साथ खड़ा होने की जरूरत है। प्रैक्टिकली जब चीजें होंगी तो फिर हम कंक्लूजन्स निकालेंगे। और हम्म। मैं तो ज्यादा तवज्जो देता होता हूँ जो वीकेंड के करीब प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आते हैं, क्योंकि वो एस्केलेटरी होते हैं। हम्म। वो मंडे ट्यूसडे वाले बयान जरा मार्केट को ठंडा करने, अवाम को ठंडा कर डिफरेंट हाँ। होते हैं। तो ये दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। लेकिन इस तरह का कोई भी अगला ट्रिगर जो है एस्केलेशन का, वो एस्केलेशन लेडर पे ऊपर चीजों को ले जा सकता है, विच विल बी डेट्रीमेंटल। अभी तक क्विकली, अगर ये क्वेश्चन मैं मार्शल साहब से भी करूं कि एस्केलेशन लेडर की हम बात कर रहे हैं जनरल साहब, क्या होगा अब? व्हाट नेक्स्ट? अगर एस्केलेट हो ही जाता है तो फिर किधर जाएगी बात? जी, जनरल जाहिद फर्स्ट। जी जी, सॉरी, अच्छा अब मुझसे पूछिए। देखिए, एस्केलेशन लेडर पे अगर ऊपर जाते हैं तो ये दोबारा एक बॉम्बिंग करेंगे जो ऑयल की फैसिलिटीज है, क्योंकि एनर्जी तक तो ये वार वहीं से शुरू होगी जहां पे खत्म हुई है जी। ऑलरेडी उन्होंने कहा जी देयर इज नो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेफ्ट। तो इसका मतलब है कि जो क्वर्जन कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्वर्जन कर रहे हम्म। हैं बाय ब्लॉकिंग हुरमस, ठीक है। हमने कहा कि मैं ब्लॉक खोल रहा हूं, लेकिन अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ। इसलिए तो ईरानियंस कह रहे थे कि ऑन ग्राउंड हम देखेंगे कि वो इफेक्टिव होता है कि नहीं। वो हम्म। भी इकोनॉमिकली, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि इकोनॉमिक जब मैं इनको स्क्वीज करूंगा तो ये प्रेशर ईरान के ऊपर ज्यादा आएगा, फिर पॉलिसी कैप्चुलेशन में आसानी से कर सकता हूं। तो मिलिट्री टारगेट भी एनर्जी की ऐसी साइट्स हो सकती हैं, जो ऑयल की साइट्स हो सकती है, ताकि इकोनॉमिकली और इनको स्क्वीज किया जाए, इनके कंस्ट्रेंट्स पैदा किए जाए, हम्म। ताकि ये उसके थ्रेश होल्ड जो पेन का है, हम्म। कैजुअलिटीज लेने का, पेन का, लीडर्स की कैपिटेशन का, इंसानी जानों के ज़िया का, वो ईरान का बहुत ज्यादा। और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 50 बिल्डिंग, 1000 बिल्डिंग्स और तबाह कर दें, हम्म। 15 स्कूल और एजुकेशन सेंटर्स पे उन्होंने हमले किए, आपने देखे होंगे। जी। नॉलेज वहां पे ठीक। होता है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये वो। तो दिस इज अ ह्यूज मैसेज जो उन्होंने पहले दिया। ईरान ने उस पेन को लिया है।
अब इस तरह की इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये उस पे ऊपर ही वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे जी, अगर एस्केलेशन पे ऊपर जाता है। Right. और इसी का रेसिप्रोकल जो है, इसी का जो रिस्पांस है वो ईरान भी टू नॉच अप क्विड प्रो को में करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के साथ विद इन दी जीसीसी कंट्रीज, और 1 और 2 और अटेम्प्ट करेंगे वो अमेरिकन एसेट्स जो समुद्रों के अंदर मौजूद है उनको भी किसी तरीके से टारगेट किया जाए। राइट। सो आप अगर हम मिडिल ईस्ट को भी डिस्कस कर लें, इमाम साहब क्या लग रहा है आपको कि मिडिल ईस्ट में पहले लग रहा था कि इन्फ्लुएंस कम होने जा रहा है अमेरिका का, अब जो दोबारा हमले हुए हैं इसके बाद क्या रिजॉल्व देख सकते हैं? क्या हम इकट्ठे होते हुए देख सकते हैं मिडिल ईस्ट पे? एट प्रेजेंट हमें एक रिफ्ट नजर आती है। देखिए, मेरी राय में जब मामलात हों एक दुनिया की सुपर पावर के, और फिर सुपर पावर से भी बड़ी एक जायनिस्ट लॉबी कह लें, ज्यूइश लॉबी कह लें, तो उसको उसमें चीज़ें इमीडिएटली चेंज नहीं होती, लेकिन ये जो छोटी छोटी इंडिकेशंस होती है लॉन्ग टर्म में, ये वो क्रैक्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। और आई थिंक इस पूरे एपिसोड पे जो मेरे हिसाब से शायद गाजा से शुरू हुआ था, जिसमें पहली दफ़ा गाजा के जो जेनोसाइड हुआ, हमने देखा कि दुनिया भर में, इवन यूरोपियन कंट्रीज में, शायद मुस्लिम कंट्रीज से ज़्यादा रिटेलिएशन या एंगर शो किया गया उसके ऊपर। उसके बाद ये एपिसोड हुआ, हमारा अपना एपिसोड हुआ। तो ये क्रैक्स जो है ये नजर आ रहे हैं। ये मैं ये नहीं कहता कि अगले 2 साल में, 3 साल के अंदर यहाँ से सारे अमेरिकी अड्डे उठ जाएंगे, क्योंकि अगर को एग्जिस्ट करना है तो इन मुल्कों ने ईरान के साथ को एग्जिस्ट करना है, जिसको कतर ने बड़े क्लियरली ड्यूरिंग द वॉर उसने डिफाइन कर दिया था। ये इमीडिएटली नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स डेट, इसको दहाइयाँ लग जाती हैं, लेकिन ये इंडिकेशंस होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरा जो एक इंडो पैसिफिक अमरीकी एक स्ट्रैटेजी थी या पूरा एक सेटअप था आलमी मामलात का, उसमें क्रैक्स जो है वो डेवलप हो गए हैं। हमने पहली दफ़ा देखा है ये। अगर हम बात कर रहे थे कि आज मार्को रूबियो को पूछा गया कि इसराइल के बारे में, ठीक है ये बातें होती रहती हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा बात हुई, इससे पहले कभी बात नहीं हुई थी। तो ये इंडिकेशंस हैं। जहाँ तक रीजन की बात है, रीजन इस वक्त इस वॉर के नतीजे में 2 क्लियर हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। हमने, अब याद होगा, बात की थी कि जब सीज फायर हो रही थी, कौन सीज फायर के लिए जाएगा, कौन नहीं जाएगा। हम तो मोस्ट ऑफ द पीपल वी एग्रीड के कतर विल गो फॉर इमीडिएट सीज फायर, एमबीएस विल गो विद ट्रंप जैसे चाहेगा, और एक कंट्री जो नहीं चाहेगा कि सीज फायर हो जाए और वो ऑब्लिटरेशन तक वो बात चली जाए, वो यूएई था, और ऐसा ही हुआ। और अब ये दैट मीन्स कि इस वक्त एक क्लियर डिवाइड है। उसके बाद वो ओपेक से निकल गया, जो यूएई है वो उसने अपने आप को बिल्कुल से अलग कर लिया है। ये क्रैक्स हैं। तो ये क्रैक्स की वजह से अब मैं समझता हूँ कि इस क्रैक्स की वजह से अगर स्ट्रेंथ मिली है कंपैरेटिवली तो ईरान को मिली है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में उसने ना सऊदी अरब के ऊपर रिटेलिएट किया है, वहां पे अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं। पहले उसका स्टांस था कि मैं अमेरिकी अड्डों को रिटेलिएट करूंगा, अब उसने कहा है कि जहां से आएगा वहां पर रिटेलिएट करूंगा। आई थिंक सऊदी अरब के मामले में तो वी शुड गिव पाकिस्तान क्रेडिट आल्सो। यस, इवन कतर के मामले में भी, कतर के मामले में देख लिया उससे। और बाय द वे इस वक्त अगर कोई एक चैनल जो है वो चल रहा है नेगोशिएशंस का, तो वो इस वक्त कतर में चल रहा है। पाकिस्तान इज एट द रेस्ट एट द मोमेंट। हमने काफ़ी कुछ कर लिया, और आपने देखा होगा कि लास्ट जब ईरान में हुआ था, फील्ड मार्शल गए थे, तो कतरी डेलीगेशन भी आया था। तो कतर इज ऑल्सो। अगर इस पे कमेंट ले लूं जनरल जाहिद से कुछ की, हैव टू रैप इट अप। जी जनरल जाहिद। देखिए, मीडिएशन में पाकिस्तान जो है वो कतर, तुर्किया और इजिप्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इवन चाइना के साथ मिलके चल रहा है जी। दोनों प्रॉन्ग चल रहे हैं। जो कतर के अंदर इनके जो एसेट्स के जो ट्रांसफ़र के और उसकी कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट कतर और पाकिस्तान दोनों मिलके दे आर इन यूनिसा ये एफर्ट कर रहे हैं। और देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, ईरान ने भी पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट दी है, और हर वक्त आज तक वो कह रहे हैं। अभी मेरी पिछले दिनों एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई ईरान के जो यहाँ पर है, तो ही इज ओब्लाइज्ड टू पाकिस्तान, और वो अभी तक मीडिएशंस और ये जो मेन मैसेजिंग है दैट इज थ्रू पाकिस्तान अभी भी जो चल रही है। वो पिछले 36 घंटे में थोड़ा सा उसमें रुकावट आई है, बट इट्स नॉट अ ह्यूज हर्डल, वो आगे बढ़ती रहेगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी बार बार पाकिस्तान का ट्वीट्स में जिक्र तक उन्होंने किया कि जी पाकिस्तान की वजह से मैंने किया। अभी भी इस वक्त भी जो इंटरनेशनल कमेंट्री हो रही है उसमें पाकिस्तान के इन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, और पाकिस्तान बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से, न्यूट्रल तरीके से और सिंसेरिटी के साथ इसको लेकर आगे चलेगा। कोई उसके इमोशन जो है इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान कंसिडरेट कि ये अगर ईरान के अंदर ये सिचुएशन खराब होती है तो पूरा रीजन इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंपैक्ट होगा। वी हैव आवर इंटरेस्ट्स आल्सो एंड वी आर लॉयल एंड सिंसियर टू दी रीजनल पीस। स्टेबल मिडल ईस्ट जब तक नहीं होगा, हमारी कोई इकोनॉमिक
पूरा पूरा रीजन ग्रो करता है जी। और हम मिडिल ईस्ट के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं जितने हम सेंट्रल एशिया या एशिया के साथ जुड़े हुए, हमारी जो लोकेशन है। तो आई थिंक पाकिस्तान भी अपना एक जो किरदार है उसको जारी रखेगा और बड़ी सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ आगे लेकर चलेगा।